नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एएस पॉइंट यूट्यूब चैनल को। मैं शिवम आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मैट फ्लिकनोई के बारे में। और यह जो टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहद ही जरूरी है, क्योंकि हर साल एक न एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। अगर विश्वास नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, आपके पास होंगे तो देख लीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, नो वास चीजें शुरू करते हैं। देखिए, मैक फ्लिकनोई जो है क्या है, कैसे है, सारी चीज समझते हैं। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने थोड़ी सी कारीगरी की है। और यह जो पिक्चर है जॉन ड्राइडन का है, और जॉन ड्राइडन के द्वारा ही यह पोयम लिखा गया है मैक फ्लिकनोई। तो इस पोयम में क्या क्या चीजें करी गई है वो देखते हैं। ये हमारे पुराने चैनल का नाम है मायूक जोन एंड ये मेरा नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन समझते हैं। सबसे पहले आप जब ये चैप्टर को खोलते होंगे या फिर इस पोयम के बारे में सुनते होंगे तो ख्याल आता होगा ये है क्या, व्हाट इज मैक फ्लिकनोई, और ये जॉन ड्राइडन कौन था, इसको इतना ज्यादा ये फेमस क्यों है। ये तो आते होंगे सवाल। चलिए समझते हैं इनके सवालों को और समझते हैं। तो देखिए, जॉन ड्राइडन का समय देख लेते हैं, कब से धरती पे आया, कब धरती से गया। तो वर्थ 1631, डेथ 1700। ध्यान रखिएगा, अपने समय का ही वॉज द इंग्लिश पोएट, इंग्लैंड का रहने वाला था इसलिए ये इंग्लिश पोएट था। लिटरेरी क्रिटिक था, ट्रांसलेटर था, प्ले राइट था, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट पोएट लिटरेट इन 1668। अपने समय का बहुत ही बड़ा पोएट था, और पोएट के साथ साथ ये लिटरेरी क्रिटिक्स भी था, ट्रांसलेटर भी था, और प्लेज वगैरह भी लिखा करता था, प्ले राइट भी था। ठीक है, तो ये बहुत ही, और देखिए ये जो समय इनका चल रहा था, रिस्टोरेशन का पीरियड चल रहा था। उस समय जो समय चल रहा था ना, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक टॉपिक होता है रिस्टोरेशन। यूरोप में ये घटना हुई थी रिस्टोरेशन का, उस समय चल रहा था। और उस समय सबसे ज्यादा किसी का इन्फ्लुएंस था रिस्टोरेशन का, उसका नाम है जॉन ड्राइडन। इसीलिए इनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था उस समय, रिस्टोरेशन का जो पीरियड चल रहा था। ठीक है, तो उस समय को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में विराट कोहली ने 10 साल में बहुत ज्यादा अचीवमेंट हासिल करी है 2010 से 2020, तो उसको प्लेयर ऑफ डिकेड का अवार्ड मिला ना। उसी तरीके से इनका इन्फ्लुएंस उस समय बहुत ज्यादा था, इसीलिए इनको एज ऑफ ड्राइडन भी कभी कभी कह देते हैं। हिज इन्फ्लुएंस वाज सो लार्ज दैट द लिटरेरी period after the restoration of Charles II is sometimes called as the age of Dryden। उस समय जो वहां के किंग थे उनका नाम था चार्ल्स सेकेंड। ठीक है, और रिस्टोरेशन का पीरियड चल रहा था। तो ये हुआ कुछ जनरल इंट्रोडक्शन जॉन ड्राइडन के बारे में। ठीक है, अब समझते हैं ये कहानी नहीं है, पोयम है। मैक फ्लिकनोई के बारे में समझते हैं। तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, सबसे पहले आप एग्जाम में यही लिखिएगा कि ये जो लिखा गया है ड्राइडेंस के द्वारा लिखा गया है। इट इज ड्राइडेंस अर्लीस्ट सटायर। ये ड्राइडन का सबसे अर्लीस्ट मतलब होता है सबसे पहला पुराना सटायर है। ठीक है, सबसे पहली बार इन्होंने कोई सटायर लिखी थी, तो पहला सटायर इनका क्या था, यही मैक फ्लिकनोई। और सटायर मतलब क्या होता है ये भी तो दिमाग में आना चाहिए, सटायर होता क्या है। तो सटायर जो होता है वो uses as a humor and exaggeration to criticize something or someone। यहां पर ध्यान देना, लिखा गया है something या someone। क्या लिखा गया है, something या someone मतलब किसी चीज को या किसी को, इंसान हो जाएगा, किसी चीज को अगर क्रिटिसाइज करना हो, डिसरिस्पेक्ट करना हो, उसकी मजाक उड़ाना हो, धज्जियां उड़ाना हो, तो उसी वर्ड को सटायर कहते हैं। एक तरह से ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये इनका मीनिंग मैंने दे दिया है। सोशल नम की आप धज्जियां उड़ा सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज की आप मजाक उड़ा सकते हैं, तो ये होता है सटायर। अब देखिए इनके बारे में और डिटेल आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैक फ्लिकने में कुछ कैरेक्टर्स है, इस पोएम के कुछ मेन कैरेक्टर्स है। पहले कैरेक्टर्स तो आपके ये जॉन ड्राइडन ही थे जिन्होंने ये कविता लिखी है। दूसरे कैरेक्टर्स हैं थॉमस सेडविल एंड थर्ड है रिचर्ड फ्लिकनोई। और इनके नाम पे ही ये पोयम रखा गया है। पोयम का नाम मिलाइए, फ्लिकनोई है, इसका नाम भी रिचर्ड फ्लिकनोई है। ठीक है, तो इसके नाम पे ही पोयम का नाम रखाया है।
और समझते हैं सबसे पहले रिचर्ड के बारे में समझते हैं, उसके बाद थॉमस के बारे में समझेंगे, क्योंकि रिचर्ड जो था थॉमस का पिता था। तो ये इनका समय देख लीजिए 1678 तक धरती पे ये रहते हैं, मतलब 1600 में जन्मे, 1678 में खत्म हो गए। अब रिचर्ड जो था वाज एन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट एंड पोएट। उस समय पे ये इंग्लिश का एक ड्रामेटिस्ट था एंड पोएट था। हिज वर्क वाज रिडिक्लूडेड बाय ड्राइडेन एज वेल एज पोएट एंड्री मार्वेल। ड्राइडेन एंड उस समय एक और पोएट थे एंड्री मार्वेल। इन दोनों ने जितनी भी कामें करी थी, रिचर्ड ने कविताएं लिखी थी, उनको बेतुका खराब बताया। दोनों का नाम याद रखिएगा। एंड्री मार्वेल का समय 1621 से 1678 रहा है, तो सबका समय एक ही समय है। देखिए 1621 16 आपस में ही है। और इसमें मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, बस एक एग्जांपल, पूरा कहानी खत्म। आपके डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है। हम बिहार में रहते हैं, आप भी बिहारी हैं, कोई यूपी से भी देख रहा होगा। तो देखो भाई, आपके जो राज्य है वहां पे दो मेन पार्टीज होती है, दो मेन कॉम्पिटिटर होते हैं कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिहार में एक तरफ है नीतीश कुमार, तो एक तरफ कौन है, तेजस्वी यादव। दो कॉम्पिटिटर हो गए। अब दोनों के, अब गौर से देखा होगा आपने, कभी वो दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना, एक दूसरे के प्रति अच्छी अच्छी बातें करते कभी नहीं देखी होगी आपने। दोनों को एक दूसरे को बड़ा बुरा भला ट्रोल करते ही देखा होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से जॉन ड्राइडेन, थॉमस एडविल अपने समय के पोएट थे, महान महान बोल सकते हैं, कविताकार थे। और इन दोनों की कभी बनी नहीं। दोनों एक दूसरे को मतलब ट्रोल किया करते थे। ये इधर से कुछ बोलता था थॉमस, और उधर से जॉन ड्राइडन रिप्लाई करते थे। और रिप्लाई कौन से फॉर्म में करते थे, कविता लिख लिख कर। थॉमस ड्राइडन पे कविता लिख के ट्रोल करता था, और ड्राइडन थॉमस पे कविता लिख के ट्रोल करता था। तो ड्राइडन ने ही थॉमस पे एक पोएम लिखी है, सटायरिकल पोएम है, जिसका नाम है मैक फ्लिकनोय, और इसमें थॉमस की धज्जियां उड़ाई गई है, मजाक उड़ाया गया है, ठीक है। आगे जितनी भी लाइनें लिखी गई है, किंग ऑफ नॉनसेंस, ही इज गेटिंग ओल्डर एंड डिसाइड मच टू अपॉइंट ए सक्सेसर ऑन हिज ऑफ हिज सन, ये सारी लाइन्स हम आगे समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, अन्यथा आपको ये सारी चीजें मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब थॉमस सेडविल के बारे में समझते हैं। थॉमस सेडविल किसका बेटा था, रिचर्ड का बेटा था। और जैसा बाप था वैसा बेटा था। अगर बाप नंबरी है तो बेटा कैसा था, 10 नंबरी। मतलब बाप बकलोल था ना, तो बेटा माँ बकलोल था। इस तरीके से इस पोयम में इन दोनों का कैरेक्टर दर्शाया गया है। थॉमस सेडविल जो था, सेडविल अपने समय का ही एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट था एंड पोएट, लिटरेट था, पोएट था, पोयम लिखा करता था। ही वॉज नोन फॉर हिज ब्रॉड कॉमेडीज ऑफ मैनर्स। देखो ये अपने समय का पोएट था, जाना माना नाम था पोयम की फील्ड में, जब पोएट लिखने की बात आती थी। लेकिन ब्रॉड कॉमेडीज ऑफ मैनर्स, कोई मैनर्स नहीं थी, और साथ ही साथ उतना ज्यादा फेमस नहीं था जितना जॉन ड्राइडन थे। और इनकी जो कामें थी कोई इतनी अच्छी खास नहीं थी जो कोई इनके लोग रिस्पेक्ट करे। मैक फ्लिकनोय का जो मेन हीरो है वो कौन है, थॉमस सेडविल ही है। थॉमस सेडविल को मेन कैरेक्टर रखा गया है, और इस मेन कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाई गई है किनके द्वारा, जिन्होंने इस पोयम को लिखा है उनके द्वारा, जॉन ड्राइडन ने। तो फ्रीक्वेंट टारगेट कौन किया गया, इस पोयम में टारगेट बना है थॉमस सेडविल, ठीक है। और इनको किंगडम ऑफ नॉनसेंस का सक्सेसर बताया गया है। किंगडम ऑफ नॉनसेंस का राजा इनको इंपरर घोषित करा गया है, ठीक है। और ये जो पोयम है ना, ऐसा मत समझ लेना किंगडम ऑफ नॉनसेंस उस समय इंग्लैंड के राजा ये था, नहीं। एक तरह का इमेजिनेशनरी पोयम है, इमेजिनेशन है। और उसी इमेजिनेशन में थॉमस सेडविल को, टीएस को क्या मान लिया गया, नॉनसेंस का जो किंगडम होता है उसका इंपरर मान लिया गया। और चलिए हम लोग इसको समझेंगे आगे। देखिए इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में अभी चर्चा कर लेता हूं, तब आपको बताऊंगा। बैकग्राउंड समझना जरूरी है। तो इस मैक फ्लिकनोय समरी से पहले भी और 2-3 पोयम आए हैं, जिनमें क्या हुआ ना, देखिए ये जॉन ड्राइडन की फोटो आपको दिख रही होगी, और थॉमस सेडविल की भी फोटो आप गूगल से देख लेना। तो ये दोनों अपने समय के बहुत ही फेमस पोएट थे, और दोनों पोयम लिखा करते थे। तो क्या करते थे ये लोग, आपस में ही लड़ते रहते थे, और एक दूसरे पे पोयम लिख लिख कर दोनों आपस में बेइज्जती करते रहते थे एक दूसरे का।
इससे पहले, इस मैक फ्लिकनोई से पहले थॉमस सेडविल ने जॉन ड्राइडन पे एक कविता लिखी थी और उसी कविता का यह रिप्लाई है। जॉन ड्राइडन ने रिप्लाई दिया है अपने इस कविते से। और आप बोलेंगे थॉमस सेडविल ने जॉन ड्राइडन पे कौन सी कविता लिखा था? तो थॉमस सेडविल ने जॉन ड्राइडन पे एक कविता लिखा था जिसको बोलते हैं मेडल ऑफ जॉन बाइस। आप लोग सर्च करिएगा, ये लिख लीजिएगा, मेडल ऑफ जॉन बाइस। ये कविता लिखी गई थी किनके द्वारा? ये कविता लिखी गई थी थॉमस सेडविल के द्वारा। किनके ऊपर, किनकी मजाक उड़ाई गई थी? जॉन ड्राइडन की मजाक उड़ाई गई थी। अब जॉन ड्राइडन ने उसका रिप्लाई दिया और ये मैक फ्लिकनोई लिख डाला। और इसके पीछे एक और बोल सकते हैं कारण थी इन दोनों की लड़ाई के पीछे। ना सिर्फ थॉमस सेडविल जॉन ड्राइडन की लड़ाई के पीछे एक कारण यह भी माना जाता है कि उस समय पॉलिटिकल भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट था। पॉलिटिकली भी ये लोग दोनों अलग अलग बटे हुए थे। जैसे कि एक होता है ना, हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी दोनों में तू में होते रहता था। उस समय इंग्लैंड में दो तरह की सिस्टम चल रही थी, इंग्लैंड को संभाल रहे थे दो तरह के लोग। एक तरफ थी रॉयल फैमिलीज जहां पे राजा महाराजा किंग वगैरह थी, तो पूरा इंग्लैंड को रॉयल फैमिलीज, एंड एक तरफ थी पार्लियामेंट, कानून वगैरह इंग्लैंड में था। तो ये दोनों बटी हुई थी। तो ये जो रॉयल फैमिलीज, जो राजा क्वीन किंग को साथ दे रहा था, वो जॉन ड्राइडन था। और थॉमस सेडविल जो था पार्लियामेंट, सांसद, मंत्री वगैरह के साथ में था। तो दोनों के बीच में, रॉयल फैमिलीज एंड पार्लियामेंट के बीच में तू मैं होती रहती थी और इन दोनों आपस में लड़ते रहते। तो पॉलिटिकली भी इन दोनों के बीच में तू मैं होते रहता था। ठीक है, इसी तरीके से। और फिर आगे चल करके वही तू मैं में ये निकल के आता है, बहुत ही फेमस पोयम है मैक फ्लिकनोई। बहुत ही मजा आएगा आपको, देखिए। अब समझते हैं इस पोयम के समरी को। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बता दिया। और उस समय की दो जो फेमस पार्टीज थी उसका नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो उस नाम है टॉरीज एंड विग्स, TORIES टॉरीज एंड विग्स उस समय के दो मेन पार्टीज थी वहां पे। और उनकी साथ दे, टॉरीज जो था रॉयल की तरफ से था, विग्स जो था पार्लियामेंट की तरफ से था। और विग्स का साथ कौन दे रहे थे? थॉमस सेडविल। और टॉरीज जो रॉयल की तरफ से था वो किसका साथ दे रहे थे? ड्राइडन इसका साथ दे रहे थे। तो ये चीजें बैकग्राउंड था। अब समझते हैं मेन कहानी को। फर्स्ट सब्सटेंशियल मॉक हीरोइक पोयम था, पहला सेटायरिकल पोयम था। सेटायर था, सेटायर मतलब तो समझ गए, हमने यहाँ पर इसका मीनिंग भी लिखा है, सेटायर समझाया भी था, आई होप समझ गए होंगे अभी तक। तो ये इनका मैक फ्लिकनोई का सबसे पहला मॉक हीरोइक पोयम था। और इसमें थॉमस सेडविल इज द हीरो ऑफ दिस एपिक। इस पूरे पोयम का जो मेन कैरेक्टर है, मेन हीरो है, थॉमस सेडविल है। लेकिन वो वाला हीरो नहीं जिसका बड़ाई होता है, इसमें इसको हीरो बनाया गया है लेकिन मजाक उड़ाया गया है इसका पूरी तरीके से। और यह जो पोयम है अपने आप में बहुत ही बड़ा पोयम था और अपने समय का। ठीक है, इसीलिए हम लोग पढ़ भी रहे हैं। छोटा मोटा पोयम रहता तो इसको पढ़ते क्यों? तो अपने समय का बहुत बड़ा पोयम था। जॉन ड्राइडन अपने समय के बहुत बड़े पोएट थे। उन्होंने दिस पोयम इलिस्ट्रेट्स द क्वालिटीज ऑफ ड्राइडेंस। ड्राइडेंस की कितनी ज्यादा स्किलफुल इंसान थे, क्या क्वालिटीज थी, सभी इस पोयम को आप पढ़ेंगे ना पता चल जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ द सटायर सो एज टू मेक द फॉल्ट्स ऑफ द मेरिट्स विच आर अलाउड। इसने अपने पूरे जो सटायर थी, पूरे पोयम की इस तरह से एडजस्टमेंट करा कि सबको पसंद आया ये पोयम, जितने लोगों ने भी पढ़ा उस समय। और इसमें बहुत तरह की वैरायटी डाली गई वर्ड्स में। ठीक है, इनका वर्ड्स बहुत बढ़िया बढ़िया हुआ करता था, मजा आ जाता था पढ़ के। और ये सारी कुछ तारीफें हैं यहाँ पर लिखी हुई, आप लोग देख लीजिएगा। अगले पॉइंट में आते हैं, यहाँ से पोयम स्टार्ट होता है आपका। द पोयम ओपन्स विथ रिचर्ड फ्लिकनोई डिसीजन टू अब्डिकेट द थ्रोन एंड टू फाइंड अ वर्दी सक्सेसर। अब ये पोयम की शुरुआत यहाँ से होती है। उस समय जो किंगडम ऑफ नॉनसेंस है, मूर्खों की जो राजा थे रिचर्ड फ्लिकनोई, उनके दिमाग में ख्याल आने लगा कि अब तो मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ, कितना दिन तक ये राजपाट को संभालूंगा, किंगडम ऑफ नॉनसेंस को कितना संभालूंगा, कोई तो होना चाहिए हमारा सक्सेसर जो इस गद्दी थ्रोन को संभाले। थ्रोन मतलब क्या होता है? गद्दी होता है, थ्रोन को संभाले। तो इस तरह की भावनाएं, विचार मन में आने लगी। डिसीजन फिर रिचर्ड फ्लिकनोई ने लिया और ये तलाशने लगे
तलाशने लगे कि हम जब गद्दी छोड़ेंगे तो हमारे गद्दी को संभालेगा कौन। तो धीरे धीरे तलाशते हैं। देखिए, फ्लेक्नोइज नेम्स हैज ऑलरेडी बिकम ए सिनोनिम ऑफ फूल। उस समय फ्लेक्नो का जो नेम था, उनका नेम का सिनोनिम बना दिया गया था फूल। फूल मतलब बकलोलवा, ठीक है। फ्लेक्नोई बोलो या फूल बोलो, क्योंकि सिनोनिम बना दिया गया था लोगों की तरफ से। जितने भी लोग थे मान चुके थे ये बकलोल है पूरा तरीके से। और द नेम ऑफ हिज किंगडम इज नॉनसेंस, और इनके किंगडम को नॉनसेंस रख दिया गया था, ठीक है। इनका नाम फूल रख दिया गया था और इनका किंगडम को नॉनसेंस कहा जाता था। फ्लेक्नोइज चॉइस फॉल्स अपॉन सैडविल। अब ये जो रिचर्ड फ्लेक्नोई था, सोच रहा था मेरा सक्सेसर कौन होगा गद्दी संभालने वाला, तो इनके दिमाग में सबसे पहला नाम आया इनका जो बेटा था। इनके बेटे का ख्याल आया, कहा कि क्यों ना अपने बेटे को ही अपना राजपाट संभाले। अमॉन्ग हिज सन सैडविल इज द फिटेस्ट, सैडविल इज द फिटेस्ट फॉर द रिजेम्बलेंस ऑफ हिम मोस्ट इन डलनेस। ऐसा रिचर्ड ने सोचा, सैडविल से बेहतर और कौन हो सकता है मेरी गद्दी को, मेरे किंगडम ऑफ नॉनसेंस को संभालने वाला। सैडविल से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से फिट बैठता है। जितना मैं बकलोल हूं उससे कई ज्यादा गुना मेरा बेटा सैडविल बकलोल है, तो इससे बढ़िया और सक्सेसर हो कौन सकता है। तो ये फिटेस्ट था, डलनेस के मामले में एकदम फिटेस्ट था। आगे देखिए, ही नेवर डिविएट इनटू सेंस, ये इन्होंने कभी सेंस वाली चीजें काम नहीं करी है, डिविएट्स नहीं करी है। और फ्लेक्नोई विथ पेरेंटल प्राइड, और एक तरीके से पेरेंटल प्राइड भी था फ्लेक्नोई का, कि क्यों ना अपने बेटे को बना दिया जाए, किसी और को बनाने से बढ़िया बेटे ही बन जाता है, अच्छा रहेगा। तो ड्वेल्स ऑन हिज सन्स अचीवमेंट, और ये अपने सन के जितनी भी अचीवमेंट थी। देखिए, रिचर्ड भी बकलोल नहीं था, ये देख रहा था मेरा जो गद्दी संभालेगा मेरे जैसा बकलोल ही संभालेगा। तो रिचर्ड बोला मेरे जैसा बकलोल कौन है, तो बोला मेरे से भी ज्यादा बड़ा बकलोल तो मेरा बेटा ही है। और उसकी जितनी भी लाइफ में उसने अचीवमेंट हासिल की है, खराबी अचीवमेंट हासिल की है, कोई अच्छा अचीवमेंट हासिल नहीं करा है, तो इससे बढ़िया सक्सेसर हो कौन सकता है। सैडविल हैज अ गुड फैब्रिक दैट फिल्स द आइज। ये पोयम का लाइन लिया गया है, गुडली फैब्रिक दैट फिल्स द आइज। रिचर्ड अपने एकदम भावुक हो गया अपने बेटे को लेकर के। ही इज द मास्टर ऑफ रिपीटेशन, सैडविल को मास्टर ऑफ रिपीटेशन कहा जाता था। इसलिए कहा जाता था कि इनके अंदर जितने भी इन्होंने कविताएं लिखी है उनमें से ज्यादातर इनकी कविताएं रिपीट हुई है, पुराने चीजों को कॉपी पेस्ट करा गया है। अब जब आप किसी को अपना क्रिएटिविटी नहीं दिखाएंगे, दूसरे का कॉपी लिख करके एक बुक छाप देंगे, तो आपको तो ट्रोल होना ही है ना यार। जैसे कि मैं किसी का भी कॉपी करके अगर पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, तो मुझे भी कोई ट्रोल कर सकता है, ठीक है। खुद का किताब मैंने नहीं लिखा है, लेकिन किसी का किताब से मैंने ये कंटेंट चुराया है, तो मुझे भी ट्रोल कर सकते हैं ना कोई, कि तुम मेरा चुरा लिया, कॉपीराइट मार सकते हैं। उसी तरीके से एक तरह समझ सकते हैं कॉपीराइट मारा है किसने, जॉन ड्राइडन ने। और ये मास्टर था किसका, रिपीटेशन का, रिपीट करता था, नए नए चीजें लाने की वजह रिपीट करता था। लास्टली कंक्लूजन निकलता है क्या, कंक्लूड दैट हिज सन सैडविल इज द वर्स्ट पॉसिबल पोएट। सबसे वर्स्ट, सबसे घटिया पॉसिबल पोएट उस समय का सैडविल, सबसे बड़ी कोई नहीं था, सैडविल ही था। और वही डिजर्व करता है डलनेस के क्राउन, डलनेस के ताज, और यही बनेगा किंगडम ऑफ नॉनसेंस का किंग, ठीक है। ओके, और भी चीजें लिखी गई है। इवन फ्लेक्नोई ए डंस ऑफ मोर रिनोन एज देन दे, डंस मतलब होता है, डंस का मीनिंग आप लिखना चाहें तो स्टूपिड पर्सन होता है, ठीक है। वही सारी लिखी गई है, इनका मजाक उड़ाया गया। और ये सारी चीजें किसने कही है, ये सारी चीजें जॉन ड्राइडन ने लिखी है कविता, उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें इमेजिनेशन है, ठीक है। सारा का सारा पोयम इमेजिनेशन है। फिर वैसे ही फ्लेक्नोई कंटिन्यूज हिज यूलॉजी, यूलॉजी होता है किसी की प्रशंसा करना, लिखना उसके बारे में, प्रशंसा वाली बातें बोलना, ठीक है। यूलॉजी का यही मतलब होता है। फ्लेक्नोई जो रिचर्ड फ्लेक्नोई था, फ्लेक्नोई बोलूं तो रिचर्ड समझ लेना, ठीक है। तो ये था ना, इन्होंने फिर सैडविल्स के बारे में जो भी प्रशंसा करने शुरू रखी, जारी रखी, और धीरे धीरे उनका अचीवमेंट गिनवाने लगा कि मेरा बेटा ने इतना बड़ा गलती किया है लाइफ में, सारी गलतियां गिनवाने लगा। और लास्ट में गलतियां गिनवा लेता है, अपना बेटा को राजा बनाने के लिए तत्पर हो जाता है,
ठीक है, मतलब बनाना चाहता है। मेरिट्स, इनकी जितनी भी मेरिट्स लाइफ में थी, ऑल आर्ग्यूमेंट्स फ्लिकनोई पॉइंट्स आउट, सभी के सभी आर्ग्यूमेंट्स फ्लिकनोई पॉइंट्स आउट एंड लेड द कंक्लूजन दैट एनवाइटेड डलनेस, सभी को जितनी भी मेरिट इसने देखी, अपने बेटे की जितनी भी कामें देखी, अचीवमेंट्स देखी लाइफ में, सभी को एक जगह ले आया और उसको एक नाम दिया, एओनाइटेड डलनेस, ठीक है, सैडविल इज मेड, एनाइटेड डलनेस का नाम दे दिया। अब आगे समझते हैं, फिर आगे क्या होता है, ड्राइडन क्या कहते हैं इस पोएम में, ड्राइडन देन डिस्क्राइब्स द प्लेस चूजन बाय फ्लेक्नोई फॉर सैडविल्स थ्रोन, प्लेस चूज करते हैं कि कहां पे इसको सर पे जो ताज होता है, राज्याभिषेक होता है, वो कहां पे करना चाहिए। तो क्वाइट अप्रोप्रिएटली फ्लेक्नोई सेलेक्ट नर्सरी, नर्सरी एक जगह था, वहां पे वो वाला नर्सरी बच्चा वाला नहीं, एक जगह का नाम है नर्सरी, एक तरीके से स्कूल था जहां पे ड्रामा की पढ़ाई होती थी, बॉयज एंड गर्ल्स सिखा जाता था, थिएटर था एक तरीके का, ठीक है, ड्रामा की पढ़ाई होती थी, वहां पे चूज करा गया, उस पैलेस को चूज किया गया और कहा गया इसका जो राज्याभिषेक है सैडविल का, थ्रोन जो मिलेगा, ताज जो मिलेगा, वो यहां पे मिलना चाहिए, नर्सरी में मिलना चाहिए। ग्रेट पोएट्स लाइक फ्लेचर जॉनसन कैन नॉट इंटर देयर, और इस समारोह में, इस मीटिंग में बड़े बड़े पोएट, अच्छे अच्छे पोएट इसमें नहीं आएंगे, इसमें जितने भी बकलोल पोएट्स होंगे वही शामिल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बकलोल बन रहा है ना राजा, थॉमस रेडविल बकलोल था तो बकलोल को ही अलाउ था जाने का। बड़े बड़े पोएट फ्लेचर थे, जॉनसन थे, उस समय के ग्रेट पोएट्स थे, उनको अलाउ नहीं था इसमें जाना, मतलब ये तारीफ करी गई है। और विट मतलब होता है, विट का सीधा सा मतलब होता है द एबिलिटी टू यूज वर्ड इमेजिंगली, तो किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, मजाक उड़ाना। और कहा गया कौन रूल करेगा, थॉमस शुड रूल, ठीक है। अब चूंकि थॉमस भी पोएट था तो उन्होंने भी कुछ लिखा होगा, 3 नाम दिए गए हैं, तीनों बकवास हैं, देख लीजिए, साइकी एंड द माइजर एंड द ह्यूमोरिस्ट, ओके। अब आगे समझते हैं, वंस फ्लेक्नोई हैज चूजन सैडविल एज अ सक्सेसर, बाप ने अपने बेटे को सैडविल को चूज कर लिया सक्सेसर के रूप में, द न्यूज गेट वाइडली पब्लिसिटी, ये न्यूज पूरे लोगों में फैल गया, और लोगों ने क्या रिएक्शन दिया, बोला ठीक है, बाप तो थैये था बकलोल, बेटा महाबकलोल है, इससे बढ़िया कौन होगा, तो वहां के जनता ने भी इसको सपोर्ट किया ठीक है। इंस्टेड ऑफ कारपेट्स देयर आर द रिमेन्स ऑफ निग्लेक्टेड पोएट्स, बैड पोएट्स, ठीक है। और इस समारोह में इंस्टेड ऑफ कारपेट्स, बड़े बड़े पोएट्स के जगह पे, वहां पे निग्लेक्टेड पोएट्स या फिर बैड पोएट्स लाइकली ओल्गिवी कम्स आउट फ्रॉम देयर डस्टी शॉप्स। एक खास बात बताऊं, सैडविल जो था ना, होता है ना कि मेरा इंस्पिरेशन ये है, जैसे कि विराट कोहली हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा, और भी। अब इनका सैडविल का इंस्पिरेशन बकलोल बकलोल पोएट रहा है जो उनसे लिया करता था, उनका फॉलोवर था ये, समझ रहे हो, फॉलो भी किया करता था, तो बकलोलों का अच्छा लोग को फॉलो करो ना, ग्रेट ग्रेट पोएट यहाँ पर पड़े हुए हैं, उनको ये फॉलो नहीं करेगा, अब फॉलो करेगा इस सब को, ओल्गेवी को। उसके बाद देखिए, ही प्रोफाइसेस दैट सैडविल वुड राइट ए वीक वर्ड्स, बैड प्लेज एंड इनफेक्टिव सटायर्स, सैडविल जो था वो लिखा करता था वीक वर्ड्स, इसकी जो भी वर्ड्स होती थी बहुत ही वीक होती थी, इनका जितना भी प्लेज इन्होंने लिखा खराब लिखा, बैड लिखा, और जितना भी सटायर इन्होंने लिखा, जैसे कि सैडविल ने भी जॉन ड्राइडन पे सटायर लिखा था, वो भी कोई इफेक्टिवनेस उसमें नहीं था, इनइफेक्टिवनेस था। लेट सैडविल सेट हिज ओन सॉन्ग टू म्यूजिक एंड सिंग देम, बिफोर फ्लेक्नोई स्पीच एंड he sent crashing through the top drawer and while his mental falls on the Stadville। फिर ये सारी चीजें तो होती है, फिर लास्ट में जानते हो क्या होता है, लास्ट में सैडविल अपना आपा खो देता है, बोलता है बाबूजी आप बोल रहे बड़े दिन से हमको बनाएंगे राजा, बताएंगे राजा, लेकिन बना नहीं रहे, खाली ऐसे ही इधर उधर कर रहे हैं, कब बनाइएगा। लास्ट में अपना आपा खो देता है और बापे को हटा करके अपने राजा बन जाता है। देख रहे हो, जरा सा भी बर्दाश्त की क्षमता नहीं थी।
रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। खुद को बना लेता है राजा। ये भी लाइन वही सेम वाली लाइन है, आप लिख सकते हैं। लास्ट स्टेंजा कंप्राइजेस अनदर स्पीच बाय फ्लिकनोई। लास्ट स्टेंजा में वही बाप ने एक स्पीच दिया, उसमें क्या क्या स्पीच दिया वो लिखा गया है। अब जब पढ़ेंगे ना कविता, कविताएं है इसमें पढ़ेंगे स्टेंजा लाइन, उस कविता का लाइन 141वां लाइन पढ़ेंगे तो ये वाली आपको मिल जाएगी। डोमिनियन में नो इंड बी नोन, जितनी भी अपने नाम कमाया है, डलनेस का नाम कमाया है, मूर्खता का नाम जितने भी कमाया है इनके पिता रिचर्ड फ्लेक्नो ने, उसको कभी भी गिरने मत देना बेटा। इस तरह का स्पीच दिया है। मेरे गद्दी को अच्छे से संभालना और बकलोलो का सरकार बना के रखना। नॉनसेंस ऑफ किंगडम बना के रखना, उसको कभी गिरने नहीं देना। डोमिनियन में नॉट नो इंड बी नोन, स्टिल ए न्यू इम्प्यूडेंस न्यू इग्नोरेंस। उसको बोला हटिए पापा हम बनेंगे। और सैडविल के शोल्डर पे इसका मैं फॉल हो गया। फॉल मतलब क्या होता है, लड़खड़ाया शोल्डर पे। सॉलिडिफाइंग हिज प्लेस एज अ न्यू रूल ओवर फ्लेक्नोइस किंगडम। अब हम रहेंगे इस किंगडम के राजा, मूर्खों के राजा सैडविल, जय हो। तो यहाँ पर इसकी खत्म हो जाती है कहानी, पोयम यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। और टोटली ये इमेजिनेशन वाला पोयम था। आप इसको किंग सच में मत मान लेना यार। ये जैसे नहीं होता है हम लोग का सपना आता है रात में तो हम राजा बन जाते हैं तुम रानी, इस तरीके से इमेजिनेशन होता है, सच का नहीं होता है, इमेजिनेशन होता है। तो ये पोयम था जो इमेजिनेशन था, जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया था। ड्राइडन ने और भी सारी पोयम लिखी है, वो लिखना चाहें तो लिख ले। जैसे कि 1682 में 1682 में इन्होंने लाइमन्स फेथ्स लिखा था। 1687 में द हिंद एंड द पैंथर लिखा था। और भी बहुत सारी है, 1681 में लिखी है इन्होंने, 1682 इन्होंने बहुत सारी लिखी है, जिनमें से सबसे ज्यादा फेमस मैक फ्लिकनोई था। और यहाँ पे ये खत्म होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्यार दिखाइए, यहाँ पर प्यार दिखाना है ES पॉइंट पे प्यार। एक ही तरीके से आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। फिलहाल मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।